तो इस एपिसोड की शुरुआत में जूही जिन्वू से बोलती है कि वैसे तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो और मैं तब से लेकर अब तक बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ, थोड़ी सी भी नहीं। जिन्वू उससे बोलता है कि लेकिन तुमने काफी अलग अलग एक्सपीरियंस लिए हैं और बदलाव के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। तुम्हारे लिए बदलने का मतलब कुछ और है और मेरे लिए बदलने का मतलब कुछ और इसीलिए सबके हिसाब से बदलाव का मतलब अलग अलग होता है। जूही बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। जूही जिन्वू से बोलती है तुम्हें तो पता ही है कि हंटर में इतनी आसानी से नहीं बनी हूँ। मैंने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन यह आसान नहीं था। अगर तुम एक बी रैंक के हंटर हो तो नॉर्मली तुम एक ए रैंक या बी रैंक के डंजन में जाओगे। तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है फिर भी तुम यहाँ तक कि सी रैंक के ही डंजन में जाओगे। लेकिन फिर भी मैं डी और ई रैंक के रेड्स को ज्वाइन करती थी और इसी बीच में लगातार तुमसे मिलती रही जिन्वू, और इस बीच में तुम्हारे इंजरीज को लगातार हील करती रही ताकि तुमको ज्यादा दिक्कत ना हो। और सही कहूँ तो जब तुमको काफी ज्यादा हर्ट होता था तो मेरे को थोड़ा बहुत अजीब लगता था। मैं सोचती थी कि तुम बेवकूफ हो, आखिरकार तुम ऐसा करते क्यों हो हर बार। लेकिन किसी ना किसी तरीके से बचने का तरीका ढूंढ लेते हो। और वो आंखें मानो जिंदगी से भरी हुई होती थी। उन आंखों में ऐसा लगता था कि उनको सरवाइव करना ही होगा कल के लिए। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास वैसी कभी आंखें होंगी। और जैसा कि तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे जब तुम जिंदा वापस आ जाओगे, तुम भूले तो नहीं हो ना। और वैसे मैं तुमको ये रिटर्न करना चाहती हूँ। जिन्वू चौंकते हो कहता कि एक मिनट कहीं तुम, जिसपे जीहू को बताते कि हाँ मैं रिटायर होने वाली हूँ और इसके बाद मैं अपने होम टाउन वापस चली जाऊंगी और अगर तुम वहां पर कभी विजिट करो तो तुम मेरे को जरूर बताना। जिन्वू उससे वो आइटम ले लेता है और हंसते हुए कहता है अगर मैं उस जगह के आसपास आऊंगा मैं तुम्हारे पास आके तुमसे ये पूछूंगा क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी। जूही भी यहाँ पर एक मुस्कुराहट देती है और उसे कहती है कि अच्छा ठीक है और उसको बाय बोलती है। जिन्वू भी सिर्फ उसको देखता रहता है और उस आइटम को अपने हाथ में पकड़ते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी अभी मेरे को एक और रीजन मिल गया है ताकि मैं स्ट्रॉन्गर बनूं। और एस रैंक हंटर वांग डोंग सू को याद करते हुए कहता है मेरे को जल्द से जल्द बहुत ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा तभी मैं सरवाइव कर सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने आज की रीड के लिए आया हुआ होता है। जिन्वू योजिन से बोलता है कि अब ये सब क्या है। योजिन उससे बोलता है ये सब इसका क्या मतलब है। ये आज के लिए हमारे टीममेट्स हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों के पास हंटर्स का लाइसेंस तो है लेकिन किसी वजह से ये लोग रेड को अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें से कुछ इंजर्ड हैं, कुछ लोग नशेड़ी हैं और कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि उन लोगों को कैश मिल सके। और ये सभी लोग वो हैं जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, और इसीलिए मैंने इन सभी को अपने टीम में ज्वाइन करवा लिया है। वहां पे खड़ी जो एक लड़की होती है जिन्वू उसके पास जाता है, उसको देखते हुए वो यूजिन से बोलता है कि क्या किड भी रेड के लिए अलाउ है। यूजिन उसको बताता है कि अगर किड भी अवेक्ड हुए हैं तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि उन लोगों को रेड पे जाने से मना करे या बैन करे। वो लड़की थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है किड इसका क्या मतलब है, मैं फुल्ली फ्लेड्ज हंटर हूँ। जिन्वू उससे बोलता है कि तुम एक हाई स्कूलर हो है ना, तो क्या तुमको कोई रेड का एक्सपीरियंस भी है और शायद तुम एक ई रैंक की हो मेरे हिसाब से। वो लड़की उससे बोलते कि नहीं मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किसी भी रेड का। योजिन उस लड़की और बाकी सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है तुमको और बाकी सभी लोगों को हम लोगों को डंजन के अंदर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ बाहर रुको। डंजन के अंदर मैं और योजिन सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। योजिन उन सभी लोगों को बताता है कि सिर्फ हम दोनों को सी रैंक के डंजन के अंदर जाना अलाउ नहीं है और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को लेकर आया हूँ क्योंकि लॉ के हिसाब से सी रैंक के डंजन के अंदर रेड करने जाने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है। वहां पर जो वो लोग आए होते हैं आज के इनके टीममेट्स, वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि सी रैंक के डंजन में सिर्फ ये दोनों, क्या सही में ये लोग इतने स्ट्रांग हैं भी। उनमें तो जो एक लड़का होता है वो बोलता है कि क्या सही में हम लोग को 3 मिलियन वॉन मिलेंगे सिर्फ बाहर खड़े रहने के। योजिन उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम लोगों को 3 मिलियन वॉन पर रेड के हिसाब से दिए जाएंगे और मेरे को लगता है कि ये काफी ज्यादा बेहतरीन डील है और तुम लोग को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और तुम लोग को सिर्फ ये करना है कि तुम लोग को बाहर हमारा वेट करना है जब तक कि हम लोग सी रैंक के डंजन को पूरी तरीके से क्लियर करके ना आ जाएं। और हाँ तुम लोग ये बात याद रखना कि ये बात किसी और को मत बताना कि तुमने यहाँ पर क्या देखा और क्या सुना, और अगर तुम में से किसी ने भी ऐसा किया तो तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसे लिए जाएंगे जितना तुमने कमाया होगा। और वैसे ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है जो कि तुमने साइन किया था। जिन्वू कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं काफी ज्यादा आश्चर्य में हूँ इस बात को लेकर कि तुमने पहन क्या रखा है। योजिन उससे बोलता है कि अच्छा ये एक फुल्ली सेट आर्मर है जो कि इटालियन आर्टिसन गिल्ड ने बनाया है और अगर रेड में सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं
तो मेरे को कम से कम इस चीज के लिए तो प्रिपेयर होना ही चाहिए। जिसके बाद जिन्वू उसने यहाँ पर जो आर्म पहना होता है उसके बाद बस टच करता है और वो नीचे गिर जाता है। जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे तुम इस आर्मर को उतार सकते हो। यूजिन बोलता है हाँ ठीक है ब्रो, अब मेरी हेल्प भी कर दो क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जिन्वू और योजिन अब यहाँ पर अंदर जा रहे होते हैं डंजन के। योजिन ने यहाँ पर लगेज बैग उठाया हुआ होता है। योजिन बोलता है कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। जिन्वू उससे बोलता है क्या क्या सही में? योजिन जिन्वू को बताता है कि मैं हेलमेट लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ कुछ कारणों की वजह से अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो। जिन्वू उससे बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, अब चलो फटाफट अंदर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर पीछे जो आज इनके टीममेट्स होते हैं इस रेड पर, वो लोग बाहर खड़े को इन लोगों को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या सही में सी रैंक के डंजन को ये लोग अपने दम पर क्लियर कर पाएंगे। उनमें से दूसरा जो होता है वो बोलता है इनको देखने तो नहीं लगता कि ये लोग इतने स्ट्रांग भी हैं, और अगर ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि ये अपने दम पर सी रैंक के डंजन को क्लियर कर सकते हैं, तो इससे बेहतर तो ये रहेगा कि ये लोग हाई रैंक के डंजन को क्यों नहीं क्लियर कर देते हैं जो कि लार्ज गिल्ड के द्वारा दिया जाता है। और अगर क्या होगा ये दोनों मारे जाएं तो उनमें जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि सिंपली यार हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे। और तभी वो हंटर कहता है ई रैंक का हंटर सांग जिन वू, इसको मैं जानता हूँ, इसको तो वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर कहा जाता है ना। अभी उनमें से जो एक हंटर होता है वो कहता है अरे हाँ। तो उनमें से जो एक नशेड़ी हंटर होता है वो कहता है कि मेरे को तो लग रहा है कि ये लोग सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो यूथ है वो काफी ज्यादा शो ऑफ करते हैं और इनके शो ऑफ के चक्कर में वो लोग नॉर्मल लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। योजिन काफी ज्यादा तेजी से डंजन से बाहर आ रहा होता है। वो हंटर्स को देखते हुए कहते हैं ओह तो तुम जिंदा वापस आ गए। नशेड़ी हंटर कहता है कि चलो बढ़िया है। उनमें से जो एक हंटर होता है वो पीछे डंजन की तरफ देखता है, वो कहता है क्या गेट तो क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने बॉस को मार दिया। जिन्वू भी यहाँ पर बाहर आ गया होता है। वो यूजिन से बोलता है कि अब आगे कहाँ जाना है, अगला डंजन कहाँ पर है। यूजिन उसको बताता है कि दूसरा वाला जो डंजन है वो यहाँ से कुछ घंटों की दूरी पर है, तो चलो चलते हैं। यूजिन बाकी सभी जो हंटर्स यहाँ पर आए होते हैं जिनके हालत खराब हो गई होती है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि भाई ये लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे सी रैंक का डंजन, बट इन्होंने क्लियर कर दिया होता है जिसकी वजह से उनके तो बस पसीने छूट रहे होते हैं। यूजिन उनसे कहता है कि हम लोगों को आज टोटल 3 डंजन क्लियर करने हैं और मेरे को लगता है कि तुम सभी के सभी जाना चाहोगे क्योंकि तुम लोगों को बड़ी आसानी से 9 मिलियन मिल जाएंगे। तो उनमें से जो हंटर होता है वो कहता है कि अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये लोग सी रैंक के डंजन को अपने दम पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद एक और रेड करना चाहते हैं। आखिरकार ये है क्या? अगले सीन में हम लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन देखते हैं। वहाँ का जो एम्प्लॉय होता है वो अपने मैनेजर आके कुछ बताता है, जिसकी बात सुनने के बाद उसका मैनेजर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या 200 मिलियन 5000? तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने 200 मिलियन 5000 में सी रैंक के रेड को क्लियर करने का सारे राइट्स को बाय कर लिया है? उनका एम्प्लॉय उनको बताता है कि हाँ रिसेंटली एक टीम है जो कि सी रैंक के जितने भी गेट अपेयर हो रहे हैं उन सभी को क्लियर करने के राइट्स को बाय कर रही है, और इसीलिए सी रैंक का और कोई गेट बचा ही नहीं है जिसके अंदर हम लोग अपने लो लेवल के हंटर्स को भेजकर रेड करवा सकें। शुरुआत में इसकी जो कीमत थी वो सिर्फ 1000 थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश की मैं उसको 100 मिलियन तक ले गया। मैं उसके प्राइस को 100 मिलियन तक ले गया, लेकिन उन लोगों ने 200 मिलियन 5000 में सारे राइट्स को बाय कर लिया। जिसके बाद सुन के उसका जो मैनेजर होता है वो तो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद मैनेजर अपने सिस्टम में अपने कंप्यूटर के ऊपर नाम पढ़ता है जो कि उस टीम का लीडर है। वो कहता है 1 मिनट, इस टीम के लीडर का नाम यो जिन हु है? मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं है। उनका जो एम्प्लॉय होता है वो उसको बताता है कि ये जो है यो जिन आर्किटेक्चर के जो सीईओ है उनका दूसरा बेटा है, और ऐसा लगता है कि ये कंपनी के सपोर्ट से इन गेट्स को बाय कर रहे हैं। मैनेजर हैरान होते हुए कहता है हाँ माना कि वो लोग गेट्स को बाय कर ले रहे हैं, उनके राइट्स को बाय कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इन लोगों के लिए घाटे का सौदा होगा और फ्यूचर के सीईओ के लिए मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तभी मैनेजर को कुछ ख्याल आता है। वो कहता है कि 2 या 3 महीने पहले जी च्यूल ने बताया था कि कुछ सर्वाइवर्स थे जो कि डुअल लेयर में बच गए थे। क्या नाम था उसका, क्या नाम था? अरे हाँ उसका नाम था सांग जिन वू। हाँ मैं सही हूँ। अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी लग रही है। जिसके बाद वो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन सभी को कहता है कि एवरीवन मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी लोग आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसको बंद कर दो अभी इसी वक्त। डी रैंक हंटर यो जिन हु और ई रैंक का हंटर सांग जिन वू, इन लोगों के बारे में, इन दोनों के बारे में जो कुछ भी मिले सब कुछ ढूंढो, जो भी चीज हो सकती है हर एक चीज पता लगाओ इनके बारे में। हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं तो टाइगर गिल्ड का जो मैनेजर होता है वो यहाँ पर सांग जिन वू के बारे में ही पढ़ रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सांग जिन वू ने 3 इंसिडेंट हुए हैं, वो सेफली बच गया है। तो पहला इंसिडेंट जो था वो तो था
डुअल लेयर इंसिडेंट, और जो सेकंड था वो थी वांग डोंग सुक और उसकी जो पूरी पार्टी थी उसकी डेथ वाला इंसिडेंट। तीसरा इंसिडेंट जो था वो भी जल्दी में हुआ था, जहां पर जो गिल्ड मॉनिटरिंग सुपरवाइजर था उसका मर्डर हो गया था। सेकंड इंसिडेंट के दौरान सांग जिन वू और यो जिन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर शक किया गया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यो जिन हु जो है उसका रिलेशनशिप यो जिन आर्किटेक्चर से। काफी सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं कि चेयरमैन यो मेंग स्किल हंटर को रिक्रूट कर रहे हैं। ई रैंक के हंटर सांग जिन वू का अगर स्किल हंटर के तौर पर रिक्रूटमेंट हुआ है तो इसका मतलब हंटर सांग जिन वू एक रीअवेक्ड पर्सन है। अगले सीन में हम लोग उसी मैनेजर और उसके एम्प्लॉय को देखते हैं। तो जो मैनेजर होता है अपने एम्प्लॉय से बताता है कि सांग जिन वू एक रीअवेक्ड पर्सन है। एम्प्लॉय कहता है क्या हंटर सांग जिन वू का रीअवेक्ड हुआ है? मैनेजर उसे कहता है कि हाँ, वरना इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है कि वो तीनों इंसिडेंट में सरवाइव कर जाए। और हर बार बहुत बड़े एक्सीडेंट हुए हैं जिसके अंदर काफी सारे लोग मारे गए, और इसके अलावा मेरे पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जैसा कि लेटेस्ट इंसिडेंट की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर बताया गया था कि एक सी रैंक मैजिशियन और बी रैंक की जो हीलर थी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर कर सुपरवाइजिंग हंटर को रोकने की कोशिश की, पर ये तो इम्पॉसिबल है। वो एक बी रैंक का असैसिन था और एक असैसिन के खिलाफ मैजिक अच्छे से वर्क नहीं करता है, और वो कोई बेवकूफ भी नहीं था। तो सबसे पहले वो उस हीलर को देखता, लेकिन असलियत में जो लड़ाई थी वो थी सी रैंक के मैजिशियन वर्सेस बी रैंक का असैसिन। और ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि किसी दूसरे ने मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के हंटर को खत्म कर दिया। तो मैं मुद्दे पे वापस आता हूँ। तो वहां पर 3 सर्वाइवर्स थे, एक बी रैंक का हीलर, सी रैंक का मैजिशियन और एक ई रैंक का हंटर सांग जिन वू, और कोई भी नहीं। और उनमें से सिर्फ एक ही इंसान है जो कि सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। एम्प्लॉय कहता है कि हाँ चीफ, ऐसा हो सकता है, पर अभी आप कहाँ पर जा रहे हैं? उनका मैनेजर कहता है अच्छा मैं कुछ ढूंढने जा रहा हूँ। एम्प्लॉय काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है चीफ खुद से कुछ ढूंढने के लिए जा रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगले दिन हम लोग सांग जिन वू को देखते हैं जो कि अपने अगले रेड के लिए सी रैंक के डंजन के अंदर आ गया होता है। तो यहाँ पर एक नहीं, एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सभी के सभी लोग तैयार हो जाते हैं सांग जिन वू से लड़ने के लिए, जिसके बाद वो सांग जिन वू के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अपना जिन वू भी उन लोगों से बड़ी आसानी से लड़ता है और उन लोगों को बड़े ही आसानी से मार देता है। और ये सब कुछ देख के योजिन जो होता है वो तो अपने मन में सोचते हुए कहता है तो ये अपने स्किल को हर समय छुपा के रखता था, ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है पहले से। विंडो स्टेटस देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी अच्छा हो गया होता है, और अब सांग जिन वू का जो लेवल है वो 39 हो गया होता है। जिसके बाद सांग जिन वू अपने स्टेटस को देखते हुए कहता है कि मैंने थोड़ा बहुत लेवल अप और कर लिया है और मेरे को यहाँ पर थोड़ी बहुत फन स्किल्स भी मिली हैं। जिनवू वहाँ पर एक आइटम जो कि र्यून होता है उसको थोड़ा सा पीता है। वैसे मैं इस चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है वो मेरे बाकी स्किल से काफी ज्यादा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ, ये लगातार माना को कंज्यूम करता रहता है। जिनवू देखता है कि अभी सभी मॉन्स्टर्स मरे नहीं है, सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है। जिसके बाद जिनवू जो होता है अपनी डैगर का इस्तेमाल करता है। वो अपनी डैगर के एक एडवांस डैगर आर्ट का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी हेल्प से जब वो डैगर का इस्तेमाल करेगा तो उसके जो अटैक होंगे वो 33% और भी ज्यादा डैमेजेबल होंगे। उसके बाद जिनवू के सामने जो मॉन्स्टर होता है जिनवू उसके ऊपर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर के छाती पर छेद सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा था। इसके बाद उसकी विंडो पॉपअप होती है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारा लेवल अप हो गया है। और फिर उसको एक और पॉपअप आता है जिसमें बताया जाता है कि जो प्लेयर है वो अपने रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच गया है। जिनू अपने मन में क्या सोचते हो, कहते हैं क्या रिक्वायर्ड लेवल। इसके बाद जिनू के सामने एक और क्वेस्ट का अलार्म आता है जिसमें जिनू को बताया जाता है कि तुम्हारे पास एक जॉब चेंज का क्वेस्ट आया है, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करना चाहोगे। जिनू अपने मन में सोचते हो कहता है कि जॉब चेंज। तो जिनू जब अपना स्टैट्स देखता है तो वहां पर देखता है कि उसकी जो जॉब है उसमें कोई भी स्टैट नहीं लिखा हुआ है, जॉब के सामने नन लिखा हुआ है, यानी कि उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है टाइगर गिल के चीफ और उसके एम्प्लॉय के ऊपर, जो कि सामने किसी की चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्या अब ये क्या है? सामने हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे सांग जिन वू और उसके टीममेट्स सी रैंक के डंजन में जाने के लिए आए हुए होते हैं। तो सी रैंक के डंजन के अंदर सांग जिन वू और योजिन तो चले गए होते हैं, लेकिन उसके जो टीममेट होते हैं बाकी वो सभी के सभी यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सामने का नजारा देखते हुए कहते हैं कि क्या ये कोई प्लेग्राउंड है। तो यहाँ पर जो टाइगर गिल का चीफ होता है वो यहाँ पर इन लोगों से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और यहाँ पर सभी लोग गेट के बाहर वेट किस चीज का कर रहे हैं।
तभी यहाँ पर जो सांग जिन वू के टीममेट्स होते हैं उनमें जो लड़की होती है ना वो कहती है ये एक नो एंट्री जोन है, तुम दोनों कौन हो। चीफ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये बच्चा कौन है। टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि बच्चों को बड़े लोगों के काम में नहीं आना चाहिए। तभी उनका एम्प्लॉय कहता है कि हाँ यहाँ पर गेट ओपन हुआ है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इस पे यहाँ पर जो हंटर होती है वो कहती है कि मैं एक हंटर हूँ, तो आप लोग मेरे को एक बच्चे की तरह ट्रीट मत कीजिए। जिस पे टाइगर गिल्ड का चीफ उससे पूछता है कि हंटर क्या तुम इस पार्टी की मेंबर हो। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। टाइगर गिल्ड का चीफ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो अपने पार्टी मेंबर्स के साथ डंजन के अंदर तो एंटर भी नहीं किया, सांग जिन वू, और अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो तुमको तो रिक्रूट करना चाहिए, तुम स्पेशल हो। तभी उनके टीममेट्स में से जो एक बंदा होता है वो कहता है टीम के लीडर डंजन से बाहर आ रहे हैं। जिनवू और यूजिन दोनों यहाँ से डंजन से बाहर आ रहे होते हैं। तो जिनवू यूजिन से बोलता है वैसे कल का क्या शेड्यूल है, वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो भूल गया हूँ, तो इसीलिए कल का जो प्लान है वो पूरी तरीके से खाली कर दो। जिसके बाद यूजिन जो होता है वो कहता है अच्छा कल ठीक है सर, और वो अपने फोन में यहाँ पर चेक करता है। वो फोन में चेक करते हुए जिनवू को बताता है कि कल हमने डंजन को पहले से रिजर्व कर रखा है, लेकिन हाँ अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो कल के लिए हम इस चीज को कैंसिल कर देते हैं। यूजिन उसको बताता है कि सर अगर आपने किसी गेट को रिजर्व कर रखा है और अगर आप 2 दिन के अंदर उस गेट के अंदर एंटर नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और तभी टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है वो यहाँ पर जिनवू के पास आता है और उसे बोलता है कि हंटर सांग जिनवू। जिनवू उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब ये कौन आ गया। जिस पे टाइगर गिल्ड का चीफ उससे बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं द व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट का चीफ हूँ। अगले सीन में हम लोग कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू और व्हाइट टाइगर का जो चीफ होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वो बंदा जिनवू को बोलता है कि हंटर्स रीअपेयर नाइट फेम एंड हमको यानी व्हाइट टाइगर को तुमने इन सब का नाम एक ना एक बार तो सुना ही होगा, और वैसे भी द व्हाइट टाइगर गिल्ड जो है वो साउथ कोरिया का बेस्ट गिल्ड में से एक गिल्ड है। चलो ठीक है, अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन कर लो और मैं तुमको उससे दुगना अमाउंट दूंगा जितना कि तुमको यूजिन आर्किटेक्चर ने दिया था। जिसके बाद जिनवू उससे पूछता है कि आखिरकार जो व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग है उसका प्राइस कितना है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब इसका क्या मतलब। जिसके बाद वो जिनवू को बताता है कि हम सारे फ्लोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी वो लगभग 50 बिलियन के आसपास तो होगा। जिनवू से कहता है कि तुम वो सब कुछ मेरे हाथ में देना चाहते हो। जिसकी बात सुनकर व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर घबराने लग जाता है। वो कहता है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो। और जब जिनवू की वो बात सुनता है वो कहता है क्या 30 बिलियन, और वो इस बात को इतनी ज्यादा तेजी चिल्लाता है आसपास के जो लोग होते हैं सभी के सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा सा शांत होता है। जिनवू उससे बोलता है कि यो जिन ने मेरे को लगभग 30 बिलियन के आसपास की जो बिल्डिंग थी वो ऑफर किया था, और अगर तुम मेरे को उसके प्राइस से दुगना प्राइस दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो मेरे को दुगना प्राइस, तो इसका मतलब तो मैं यही निकालू ना कि 50 बिलियन वॉन की जो व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग है वो दे रहे हो। चीफ अपने मन में सोचते हो कहता है यार इसकी एबिलिटीज कितनी ज्यादा ग्रेट होंगी कि यो जिन ने इसको 30 बिलियन का ऑफर दिया और उसने अभी तक इसके जो रैंक्ड है उसको भी रिव्यू नहीं किया है, या ये सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है। लेकिन मेरे पास कोई तरीका भी तो नहीं है कि मैं इस चीज को कंफर्म कर सकूं। जिनवू से कहता है कि अगर तुमको लगता है कि मैं ब्लफिंग कर रहा हूँ तो तुम चाहो तो इसको कंफर्म कर सकते हो। जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है जैसा कि इसने मेरे को दुगना अमाउंट ऑफर किया, मेरे को लगता है कि जिन यूओ से जो मैंने डील की है उसके बारे में तो इसको पता है, लेकिन देखने से इसको ऐसा लग रहा है कि हमने जो डील की है उसको इसके बारे में नहीं पता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये ब्लफिंग नहीं कर रहा है। जिसके बाद वो जिनवू से कहता है कि ये वैसे काफी ज्यादा हाई प्राइजेज है, अगर तुम मेरे को कुछ समय दो तो मैं गिल्ड के जो ऊपर के लोग हैं उनसे कुछ नेगोशिएट कर लूं। जिसके बाद जिन्हों कहता है ठीक है इस चीज को हम लोग फिनिश करते हैं और वहां से जाने लग जाता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ अपने मन में सोचते हो कहता है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, क्योंकि अगर मैंने यो जिन के ऑफर्स की डिटेल्स को निकाल लिया होता तो मैं इस डील को कम पैसों से स्टार्ट करता। जिसके बाद जिनवू उससे पूछता है वैसे तुमने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाली, क्या तुमने मेरे बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च की है। और जिनवू वहां सामने से गायब हो जाता है, जिसको देखकर वो चीफ भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिनवू उसके चेहरे पर एक कट लगाता है और उसके पीछे आ गया होता है। चीफ समझ जाता है कि इसके पास स्टेल्थ एबिलिटी है। जिनवू उसके पीछे खड़ा होता है पर उसको दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि जिनवू ने यहाँ पर स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल कर लिया था। चीफ अपने मन में सोचते हो कहता है कि अच्छा तो अगर ये एक रीअवेक्ड पर्सन है जिसके पास स्टेल्थ एबिलिटी भी है तो इसका मतलब ये है कि यो जिन ने इसको कोई बेकार ऑफर नहीं दिया है। जिसके बाद वो जिनवू को बताता है कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था तुम्हारे रिसर्च के लिए, हमारे गिल्ड में कोई काम करता है और उसने ये नोटिस किया कि कुछ लोग जो कि सी रैंक के डंजन्स में बहुत ज्यादा तेजी से डंजन्स को क्लियर कर रहे हैं, तो उस चीज में मैं और डीपली गया और मैंने तुमको पाया
और मैंने तुम्हारे वो तीनों इंसिडेंट के बारे में अच्छे से यहाँ पर जानकारी प्राप्त की, जिसमें मेरे को पता चला वैसे मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन 3 बार ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। और जैसा कि तुम एक री अवेकिंग पर्सन हो, तुमको एक हाई रैंक के हंटर की एबिलिटीज मिली होगी, जिस वजह से तुम उन इंसिडेंट में बच गए। और यूज जिन ने जरूर तुम्हारी जो स्किल है वो सेकंड रेड के दौरान देखी होगी। और ये सब कुछ मिला जुला कर मैंने इस तरीके से खोज किया, और अभी मैं जो बता रहा हूँ बस यहीं तक मेरे को सब कुछ पता है। जिसके बाद जिन्हों उससे बोलता है कि आखिरकार इस चीज के बारे में कितने लोग जानते हैं। वो उसको बताता है कि मैं और एक मेरा सब कोऑर्डिनेट सिर्फ हम दोनों को मालूम है। जिनवू जो कि अभी भी यहाँ पर डिसअपेयर होता है, अपने मन में सोच तो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं सी रैंक के गेट्स को काफी ज्यादा तेजी से क्लियर कर रहा हूँ, और इसी वजह से लोग मेरे को नोटिस कर गए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बारे में काफी सारे लोगों को पता चले। जिसके बाद जिनवू उससे बोलता है अगर मेरे बारे में रूमर्स फैलना शुरू हो जाए, क्या इसके बारे में मैं तुम्हारे और तुम्हारे जो सब ऑर्डिनेट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा। जिसपे चीफ उसको कहता है कि वैसे तो फॉर्मली मैं इसको गिल्ड मास्टर से रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा और मैं अपने सब ऑर्डिनेट को भी बता दूंगा। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर फिर से अपडेट हो जाता है उसके सामने। जिनवू से कहता है कि जैसा कि मैंने काफी सारे सी रैंक के डंजन को क्लियर कर दिया है, इसीलिए हर कोई मेरे को यहाँ पर नोटिस कर रहा है, और वैसे मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस चीज को स्टॉप करूं। जिसके बाद चीफ उसको कहता है कि प्रॉब्लम ये है असल में उन गेट्स के थ्रू हम अपने जो हमने जिन लोगों को ज्वाइन करवाया हुआ होता है अपने गिल्ड में, उनको यहाँ पर ट्रेन करते हैं, और हम उनको हाई रैंक के गेट्स में भेज नहीं सकते हैं। जिसके बाद जिनवू उससे कहता है कि ठीक है, वैसे हम क्या डील कर सकते हैं। वो उससे कहता है क्या डील। जिनवू उसको बताता है कि मैं तुमको अपने 3 सी रैंक के गेट्स की जो रिजर्वेशन है उसको सेल कर देता हूँ। वैसे ये जो स्पेशल ऑफर है सिर्फ आज के लिए है, और अगर तुम इस चांस को खो देते हो, सी रैंक के गेट्स को रिजर्व करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। चीफ अपने मन में सोचते हो कहता है कि यार ये कोई क्या सेल्समैन है क्या ये, चलो कोई नहीं, मैं इस चीज को बाई कर लेता हूँ। जिसके बाद उसको बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, और बताओ तुम कितने रुपए मेरे देना चाहोगे। जिन उसको कहता है कि मैं हर एक गेट को 300 मिलियन में बेचना चाहूंगा। जिस पर उसको चिल्लाते होता है क्या उन गेट से जो हमको माना क्रिस्टल और मैजिक क्रिस्टल मिलेंगे उनका प्राइस ही जो होगा वो 200 मिलियन होगा सिर्फ, और अगर हम इस चीज को खरीदेंगे तो हमको तो लॉस ही होगा ना। जिस पर तो कहता है ठीक है, ये काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है, तो चलो हम इसको यहाँ पर 200 मिलियन पे लाते हैं। जिन उसको कहता है ठीक है, डील डन। जिनवू उससे हाथ मिलाता है और वहां से जाने लगता है। उसको कहता है कि ठीक है, 3 सी रैंक गेट्स के जो टोटल हुए वो 600 मिलियन हो गए, तो तुम इसको मेरे अकाउंट में भेज देना, और मेरी तरफ से तुम एक गिफ्ट लो, और प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखना। और उसको यहाँ पर एक केमिकल पिलाता है, और जैसे वो उस चीज को पिलाता है, उसके यहाँ पर जो चेहरे पर एक कट लगा हुआ था वो हील हो जाता है। जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि तुम्हारी स्टेल्थ और हीलिंग एबिलिटी को देखने के बाद क्या मैं इस साइन को एक ट्रस्ट की तरह समझ सकता हूँ। जिनवू से कहते हैं कि हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद जिनवू वहां से चला जाता है। चीफ का जो यहाँ पर एम्प्लॉय होता है वो उसके पास आता है। उसका चीफ उसको कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगले दिन में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि किसी पे कॉल में बात कर रहा होता है, और कहता है कि सर मैंने ट्रांसफर कर दिया है 600 मिलियन, जैसा कि आपने कहा था। तो उसके सामने जो जिसपे वो फोन पे बात कर रहा होता है वो उससे कहता है कि तुमने कैंसल गेट को इतने हाई प्राइस में बेच दिया, आखिरकार वो खरीदा किसने। जिनवू से कहता है कि ये एक ट्रेड सीक्रेट है। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं सेकंड मैनेजर के ऑफिस, जहाँ पर उसका जो एम्प्लॉय होता है उसको आकर बताता है कुछ, जिसकी सुनने के बाद वो कहता है क्या हमारे एरिया में सी रैंक के गेट्स बचे हुए हैं। एम्प्लॉय उसको बताता है कि और उन सभी के प्राइजेस 10 मिलियन वॉन से कम है। यो जिनकी टीम ने आज के लिए एक भी सी रैंक का डंजन है उसको रिजर्व नहीं किया है। चीफ अपने मन में सोच तो कहता है कि सांग जिनवू को पहचानने में मैंने गलती कर दी और मेरे साथ स्कैम हो गया। उसने ये सब कुछ बिना डरे किया, जबकि वो जानता था कि मैं उसकी आइडेंटिटी को भी रिवील कर सकता हूँ। तभी उसको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो कि सांग जिनवू का होता है। सांग जिनवू उसको कहता है कि मेरे को पता था कि तुमने मेरे बैकग्राउंड के बारे में कभी भी रिसर्च नहीं की। चीफ कहता है कि मेरे को लगा नहीं था कि वो मेरे से कांटेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसने मेरे बिजनेस कार्ड पे जो मेरा नंबर लिखा हुआ था उसको मेमोराइज करने के बाद उसने मेरे को मैसेज सेंड कर दिया। ये काफी है और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ कि अब मेरे पास सांग जिनवू का नंबर है। तो हमारा जो फाइनल गोल है अब वो ये है कि हम सांग जिनवू को रिक्रूट करें। आज मैंने जो मनी इस्तेमाल की है वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के लिए ज्यादा नहीं है, हालांकि गिल्ड मास्टर के साथ थोड़ी बहुत ट्रबल हो सकती है, लेकिन कोई नहीं। अगले दिन में हम सांग जिनवू को देखते हैं जो किसी डंजन में आया हुआ होता है। वो कहता है तो चलो शुरू करते हैं। डंजन की तरफ को देखते हुए कहता है कि जॉब चेंज, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उस डंजन के अंदर जाते हुए कहता है कि मैं भी देखना चाहूंगा कि इसके अंदर किस प्रकार के मॉन्स्टर हैं। और ऐसा कहने के साथ वो उस डंजन के अंदर चला जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।